मार्क्स उसी हिसाब से देने हैं। 5 कब देने हैं 10 में से? जब वो फैक्ट्स होंगे 8, वो 8 चीजें होंगी और कंटेंट जैसा मैं बता रहा हूं वैसा होगा। चैरिटी मार्क्स कितना होगा? 1। और 10 के में 1 से कम कोई किसी को नहीं देगा। आधा, 0.25, 0.5, एक एक पेज लिखता है बंदा और आप 0.5 देके मतलब कोई दान कर रहे हो? दान तो एक का तो करो कम से कम। अब तो चवन्नी चलती भी नहीं है ना, क्या करेगा उस चवन्नी का तुम्हारी का। चलो पहला क्वेश्चन, क्या फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी साबित हुई? ओपन द क्वेश्चंस। देख लिया? पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ा जरा। अब हमें इंट्रो लिखना था इससे पहले, मतलब मैं केवल आंसर लिखे, बॉडी लिखी है मैंने, इंट्रो नहीं लिखा। तो यू हैव टू इवेलुएट इंट्रो ऑन योरसेल्फ। मैंने इंट्रो नहीं लिखा है कहीं, मैंने केवल बॉडी का लिखा है। मैंने आंसर बनाया मतलब बॉडी के हिसाब से, आप इंट्रो अपने हिसाब से लिखोगे। इंट्रो डिपेंड्स, इंट्रो एंड कंक्लूजन डिपेंड द आंसर, एंड आंसर आई एम नॉट डिसाइडिंग योर आंसर ना, आई एम डिसाइडिंग माय आंसर। तो मैं अपने आंसर के इंट्रो नहीं लिखता, मैं आंसर जब लिखता हूँ तो वहां लिखूंगा। तो यहाँ मैं केवल कंटेंट लाया हूँ आपके लिए, इंट्रो आपको खुद चेक करना है, ठीक है जनाब? रुकिए, हाँ पिछली वाली। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी साबित हुई। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। इज इट फाइंडिंग और नॉट इन द कॉपी? चेक इट। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं के लिए भी क्रांतिकारी साबित हुई, ये एक हेडिंग होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट इन द आंसर, राइट द कमेंट, you have missed the heading, you have missed the heading. If someone has mentioned the heading, it's a good habit to adopting the and inculcating the good things. जनाब आगे पॉइंट्स पढ़ें। अब हम कहेंगे कि क्रांतिकारी हुई साबित, तो क्यों हुई? अब सब हेडिंग आ जाएगी। क्रांति से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और क्रांति के बाद महिलाओं की क्या स्थिति थी, तभी तो बताएंगे। हाँ, इट्स सब हेडिंग। अब हमें बताना है कि क्रांतिकारी साबित हुई और नहीं हुई, दो बातें बताएंगे। अब हुई थी तो कैसे हुई थी? ये तो क्रांति से पहले की कुछ सिचुएशन होगी, क्रांति के बाद कुछ सिचुएशन हुई होगी, तो दोनों सिचुएशन के बिना हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो क्रांति से पहले क्या स्थिति थी देखिए अपने आंसर्स में। जीविका निर्वाह के लिए महिलाओं को पहले काम करना पड़ता था, घरेलू काम करने पड़ते थे, पढ़ाई के सीमित अवसर थे, वेश्यावृत्ति करती थी महिलाएं, कमाई में शादी कर दी जाती थी, और शादी में जो अधिकार थे वो बराबर नहीं थे दोनों के। मेल्स डोमिनेटिंग थे, फीमेल्स सबऑर्डिनेटिंग थी। है? नहीं, पहले नहीं फिर बाद में हाँ है। हाँ, तो दो चीजें हैं ना, पहले नहीं डायरेक्ट सब हेडिंग, हेडिंग उतना मतलब इंपॉर्टेंस है, कंटेंट भी आना जरूरी है। अगर विदाउट हेडिंग कंटेंट दे रहा है ना बच्चा, विदाउट हेडिंग कंटेंट दे रहा है, तो आप मार्क्स ज्यादा मतलब डिडक्ट नहीं करोगे, बहुत थोड़े से करोगे, स्लाइडली, जैसे 0.1, 0.25 ऐसे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक ही काट लिया हेडिंग के लिए। मार्क्स कैसे देने? लास्ट में मार्क्स देंगे, पूरे लास्ट में। आंसर अगर मार्क्स ऐसे नहीं देते कि हेडिंग में दिए तो एक दे दिया, एक बच्चे ने कल और किया था काम, यहां एक मार्क्स दे दिया, फिर अगले पॉइंट में ऐसे नहीं देते मार्क्स। इसमें आपको पहले पूरा आंसर पढ़ना है, फिर एवेल्युएट करना है कि इसने कितना काम किया था। 5 तब दे सकते हैं पूरा काम किया था। अब उसी रेशियो में आपको मार्क्स काटने हैं। आपके जितने कमेंट्स होंगे ना, जैसे कमेंट्स होंगे उसी के प्रपोर्शन में मार्क्स जाएंगे। अगर कमेंट नेगेटिव ज्यादा है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, पॉजिटिव ज्यादा है तो मार्क्स बढ़ेंगे केवल 50% तक। 51% किसी को नहीं देना है। मैक्सिमम मार्क्स देना जा सकता है 5 10 में से और 7.5 15 में से, ठीक है। हाँ साहब, अगली, क्रांति के प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़े? महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई क्रांति के बाद। शादी का पंजीकरण कर दिया गया ताकि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दिए जा सके। शादी में समान अधिकार दिए गए, समान राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रकट हुई। मतलब महिलाएं भी अब वोटिंग कर सकती थी, इसकी मांग हुई, अभी मिली नहीं है मगर कम से कम मांगना तो शुरू हुआ था।
ये क्रांति का प्रभाव था कि उन्होंने अपने राइट्स की मांग शुरू की। तो हाँ, इस आधार पे हम कह सकते हैं महिला क्लब बने, बहुत से महिलाएं क्लब बने उस क्रांति के बाद महिलाओं के राइट्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए फ्रांसीसी क्रांति रिवॉल्यूशनरी साबित हुई। आगे बढ़े जनाब। लेकिन हर क्रांति की कुछ सीमाएं होती हैं, तो वो सीमाएं भी आइडेंटिफाई करनी होंगी इस आंसर में, तो बतानी होंगी कि वो क्या क्या सीमाएं थी जिसने महिलाओं के लिए फ्रांसीसी क्रांति को रिवॉल्यूशनरी होने से सीमित प्रभाव डालने के लिए विवश किया या सीमित प्रभाव ही रह पड़ पाए। तो उनमें एक था, आतंकी राज के दौर में महिला क्लब प्रतिबंधित कर दिए गए, समान वेतन नहीं दिया गया इवन क्रांति के बाद भी, और समान मताधिकार नहीं मिला बहुत लंबे समय तक इवन क्रांति के बाद भी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए फ्रांसीसी क्रांति को रिवॉल्यूशनरी होने से रोका या सीमित किया। नाउ योर आंसर हैज बीन कंप्लीटेड। स्टॉप। अब मार्क्स दो, इन हेडिंग्स में मार्क्स देने हैं। पहले की कंडीशन कितनी बताई है? एक स्लैश बैक करो। महिलाओं के क्रांति के प्रभाव और महिलाओं क्रांति से पहले की तीन चीजों में हमने कंटेंट बांटा है। 8 वो चीजें हैं, 3 ये चीजें हैं। ये सब मिला के 5 मार्क्स देने थे इस क्वेश्चन में। अब देख लो कितना कितना लिखा है, उस हिसाब से काट लो। कमेंट जरूर दे देना कि आपने ये वाली हेडिंग नहीं बनाई, क्रांति के बाद के प्रभाव अलग बनाते सकते थे, क्रांति से पहले की सिचुएशन क्या थी वो नहीं बताई तो वो बता, वो काटो, फिर सीमाएं नहीं लिखी हैं तो वो भी काटो। हर एक के लिए मार्क्स काटोगे आप, बट लिखोगे किसके लिए मार्क्स काटे। यू हैव टू राइट द रीजन फॉर कटिंग और डिडक्शन द मार्क्स। विदाउट राइटिंग द रीजंस you will not be able to find yourself to cut or deduct the marks of any candidate. So please mention the reason for what you have deducted the marks of a candidate. आंसर सामने है, मॉडल सामने था पूरा, कंक्लूजन नहीं लिखा है, तब मार्क्स काटोगे सीधा 1। I have not awarded the marks deduction you in the intro, but कंक्लूजन नहीं लिखा है किसी ने, तो सीधा 1 काटो, विदाउट, मतलब कोई दया नहीं करनी उस पर, और साफ लिखो विदाउट कंक्लूजन योर आंसर इज इनकम्प्लीट। सो प्लीज अवॉइडिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन को अवॉइड करना, अवॉइड करो। ये बात हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन चले, दूसरा क्वेश्चन चले जनाब। मार्क्स दे दिए, मूव अहेड। रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्रिटिकली एनालिसिस है कि नहीं इसमें? क्रिटिकली इवेल्युएट आ गया वर्ड यूपीएससी वाला? देखो चेक करो, क्रिटिकली इवेल्युएट ऐसे ही बोलता ना यूपीएससी, और डराता है आपको। हमने सीधा पूछ लिया क्रिटिकली इवेल्युएट, आपने आंसर भी दे दिए। क्या करना था ये देखते हैं इसमें। क्वेश्चन एक बार फ्लैशबैक करो, क्वेश्चन प्लीज। रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अक्टूबर क्रांति के प्रभाव देखने हमें, अक्टूबर क्रांति के प्रभाव देखने के लिए उनका हमें मूल्यांकन करना है। चलो आगे बढ़े। क्या हुआ था अक्टूबर क्रांति के बाद? क्या हुआ? उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ अक्टूबर क्रांति के बाद। किसानों को सामंत, ये सावंत की जगह सामंत है, फ्यूडल लॉर्ड्स की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया। शहरों में मकानों को गरीबों को दे दिया गया। मतलब अगर किसी के पास 10 कमरे की हवेली थी, समझे, और 2 आदमी रहते थे, तो कमरे कितने चाहिए थे? 2 बचे 8, 8 को गरीबों को बांट दिया गया। ऐसा हुआ था। इंडिया में नहीं हो सकता। परिधान प्रतियोगिता हुई, एक जैसे कपड़े पहनाए गए सबको, सबको टोपी पहना दी, कोई पर्टिकुलर टोपी थी। आगे बढ़े जनाब।
बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। आगे बढ़े जरा। संविधान सभा के चुनाव किए गए 1 अक्टूबर क्रांति के बाद अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दिया गया। यह संसद है, प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत आई है। रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों का पार्टी पर कब्जा हो गया। ये थे उसके प्रभाव। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या हुआ था। अब चलें। समाजवाद का उदय हुआ, पंचवर्षीय योजना आई, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, कोयला 2 गुना हो गया, स्टील 4 गुना हो गई। खेतों का कंसोलिडेशन हुआ, छोटे 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 खेत थे उनको हमने एक ग्रुपिंग कर दी। अब देखते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट बोला था ना उसने, वो प्रभाव थे पॉजिटिव। अब तक जितने एनालिस्ट किए हमने, वो हेडिंग आनी चाहिए थी पहली, रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति के पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव। हेडिंग में वो बात लिखी थी। नंबर मिलता है 2.5, उसके लिए आधा मिल गया ना, 2। अभी एक इंट्रो और कंक्लूजन के देते हैं। हाँ, एक बात फिक्स कर लो, 1 मार्क्स, जैसे 5 में से 1 मार्क्स के दोनों के लिए, इंट्रो और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स किसके लिए? इंट्रो और कंक्लूजन के लिए, ठीक है। बाकी 4 बॉडी के लिए हैं। बाकी 4 जो मार्क्स देने वो 8 पॉइंट्स वो मेरे वाले और कंटेंट दोनों को मिला के देने हैं। 1 मार्क्स किस पे देने? 2 चीजों पे, इंट्रो और कंक्लूजन है कि नहीं है। 1 मार्क्स उसी का डेटा, मतलब स्पेशल है वो, यू नॉट टू मेंशन एनीथिंग, मतलब कुछ देखना नहीं है। इंट्रो और कंक्लूजन है तो 1 मार्क्स तो बनता है, नहीं है तो उसी हिसाब से कट जाता है। अगर इंट्रो नहीं है और कंक्लूजन है तो आधा मार्क्स, कंक्लूजन है और कंक्लूजन नहीं है, इंट्रो है तो आधा मार्क्स उसका हो गया। अब बाकी जो जोड़ोगे वो बाद में उसी हिसाब से मार्क्स कटना, डिडक्ट करना, ठीक है। अब सही रहेगा। हमें अब दूसरी हेडिंग में ये बातें लिखनी थी। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों के आलोचकों को सजा देने लगी। मतलब समाजवादी जब राज्य स्थापित हुआ रूस में, तो गुप्तचर जो पुलिस थी उसको इतनी ताकत दे दी गई कि वो विरोधियों को सजा देने लगी। ये नेगेटिव इंपैक्ट है रूसी क्रांति का। ये सब घटना रूसी क्रांति की अक्टूबर क्रांति के बाद की बात है। तो नेगेटिव इंपैक्ट में ये पहला। दूसरा, गृह युद्ध हुआ, देश में गृह युद्ध छिड़ गया। कारण था भूमि का पुनर्वितरण। क्यों? क्योंकि सैनिक इसके खिलाफ थे। सैनिक क्यों खिलाफ थे? क्योंकि सैनिक खुद फैमिली, उन फार्मर फैमिली से थे। अब मेरी फैमिली, मैं सैनिक हूं, मेरी भूमि, मेरे घर की परिवार की भूमि को बांट दिया जाए गरीब लोगों में, तो मैं सरकार का विद्रोह करूंगा ना। यही तो 1857 के हमारे देश में कारण था। क्योंकि जो मांस की चर्बी लगाई गई थी जो गाय भाई की, वो हिंदुओं को नाक मार गुजर गई। तो यही होता है, सैनिकों के खिलाफ हम कम जाते हैं, सैनिकों की सुविधाएं इसीलिए बढ़ाते हैं कि वो क्रांति ना कर दे। कार्य स्थितियां खराब होने लगी, मतलब उनसे ज्यादा काम करवाया जाने लगा। जरा आगे बढ़े। जो कंसोलिडेशन हमने किया था लैंड का, वो विफल हो गया। ये पॉइंट्स आपको क्रिटिकली इवेल्युएशन में डालने थे। इंट्रो, कंक्लूजन, एक हेडिंग सकारात्मक प्रभाव, दूसरी हेडिंग नकारात्मक प्रभाव में 4-4 पॉइंट। अगर ये हैं तो 5 मार्क्स, नहीं है जिस प्रोपोर्शन में नहीं है उसी प्रोपोर्शन में मार्क्स डिडक्ट करो और लिखो। कमेंट लिखना जरूर कि ये हेडिंग में ये पॉइंट नहीं थे। अगर कॉपी में वो पॉइंट नहीं है तो प्लीज मेंशन यू कुड इंक्लूड दिस पॉइंट लाइक दिस। तो ऐसे पॉइंट्स को यहां से नकल करके छाप दो ना, आपकी बात बन जाएगी। आप होशियार माने जाओगे ना, कॉपी वैल्यू देखेगा उस अपनी कॉपी को, वाह मेरी कॉपी में ये पॉइंट नहीं था, इसे पता था। वो पॉइंट अगर इसमें नहीं है ना और इसमें है तो ऐड करो ना, प्लीज ऐड दिस पॉइंट्स। कमेंटिंग का यही तरीका होता है। दिस आर द मॉडल आंसर फॉर यू। यू आर कॉपी इवैल्यूएटर एंड यू हैव मॉडल आंसर बिफोर यू। अगर कोई पॉइंट इनमें से बंदा लैग कर रहा है, सॉरी, अगर कोई बंदा इन पॉइंट्स में से लैग कर रहा है तो उन पॉइंट्स को वहां मेंशन कर दो ना, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर देते जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स की नकल करके आपको उसकी कॉपी में अपना आंसर लिखने बैठ गए। आगे बढ़ाओ, 1-2 पॉइंट मेंशन करना होता है, ज्यादा नहीं। यू कुड इंक्लूड पॉइंट दिस पॉइंट्स लाइक दैट, मतलब एक पॉइंट कोई भी। क्वेश्चन नंबर 3, नाजियों, ये नाजी नहीं है, नाजियों। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण अपने आप में कोई इकलौती घटना नहीं थी।
विश्व में अक्सर ऐसा होता रहा है, चर्चा कीजिए। इसका चर्चा करना है, क्या है? डिस्कस। यूपीएससी ऐसे पूछता है ना, डिस्कस, क्रिटिकली इवेलुएट। मैं वही वर्ड ला रहा हूं आपके लिए, आपको मास्टर बना दूंगा यूपीएससी का। वैसे ही वर्ड लाऊंगा, आपको करवा दूंगा आपसे, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे कि मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है। चलो आगे बढ़े जनाब। जनाब अभी हम हैं तो फिर क्या गम है। नाजी दृष्टिकोण क्या था, अगर हमें डिस्कस करनी है कोई चीज, उसमें पूछा था कि नाजियों का जो दृष्टिकोण था, वर्ल्ड व्यू था, जो अप्रोच थी, जो दृष्टिकोण था, जो सोच थी उनकी, वो अपने आप में अकेली नहीं थी। तो अब हमें इस पर चर्चा करनी थी, तो हम चर्चा कैसे करेंगे? यानी ऐसा दृष्टिकोण क्या था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो व्हाट वाज द दृष्टिकोण, उनका आउटलुक था क्या, ये बताना पड़ेगा। फिर वही चीजें कहां कहां अडॉप्ट की गई हिस्ट्री में, इंडिया के बाहर, वो बताना पड़ेगा, तब आंसर डिस्कस होगा कंप्लीट। सो देखें कैसे डिस्कस करते हैं हम। देखें, हमने क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या हेडिंग डाली थी? पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। अब हम क्या डाल रहे हैं? था क्या और हुआ क्या। तो आउटलुक था क्या, अब हम बात करेंगे हुआ क्या। देखिए था क्या, जो नाजियों की जो सोच थी, जो दृष्टिकोण था, जो आउटलुक था, वो डार्विनवाद पर बेस्ड था। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जिएगा वही जो सबसे बेस्ट होगा। और हिटलर क्या मानता था? आर्य इज द बेस्ट रेस, हैंस यहूदी मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। इवन विद इन द, मतलब जर्मनी तो खत्म कर ही दिया उसने, उसका इरादा वही था। वो आर्य रेस को सबसे सुपर मानता था, इसलिए वो कहता था कि ओनली आर्यन रेस हैज अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ। इट इज द स्टाइल ऑफ हिटलर, इज लाइक आई एम, मतलब मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही बोलता होगा वो, लोगों को मतलब अंधा बना देता था। इसमें आएगा, अगले एक क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा उसमें हिटलर की क्या क्या विशेषताएं थी। हाँ अगला क्वेश्चन वही आएगा। सर्वोत्तम की उत्तेजक सिद्धांत, सभी समान नहीं है, वो मानता था ऑल आर नॉट इक्वल, आर्यन रेस हैज एन सुपरफिशियल क्वालिटीज एंड नो वन कैन कॉम्पीट विद अस। यहूदी तो बिल्कुल नहीं, खत्म करो, खर्चा लगाओ, काट दो, गैस चैम्बर में भर भर के मार दिया जैसे सुअरों को मारते हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है। यहूदी का कट्टर सत्तू माना इन्होंने। साम्राज्यवादी सोच थी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, साम्राज्य, इंपीरियलिस्टिक थिंकिंग। बोलता था मैं ही रूल करूंगा, आई एम द ओनली किंग, आई विल रूल द वर्ल्ड। और उसकी यही सोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले गई। उसने इसी सोच के कारण रूस को अपना दुश्मन बना लिया, उसने इसी कारण खुद को करा लिया। निरंकुशता का समर्थन, वो ऐसा कहता था कि देयर इज नो कंट्रोल ओवर द किंग एंड देयर शुड बी नो क्वेश्चन ओवर द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। राजा की या शासक की शक्ति पर, शासक या शक्ति पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। व्हाट आई एम डूइंग, इट इज द राइट, इट इज अ गॉड ऑर्डर एंड नो वन कैन चैलेंज इट। दिस वाज द अप्रोच, ये था नाजी का अप्रोच। समझ में आया? आगे बढ़े जनाब। क्यों इकलौती घटना नहीं थी? दिस शुड बी योर सेकंड हेडिंग इन आंसर। इफ इट इज नॉट देन राइट, यू हैव नॉट। हाँ एक चीज और, एक क्वेश्चन चेक करते समय कंटेंट में हमें जो कमेंट कसनी होती है वो ये कि हमें बच्चे को बताना होता है कि उसने क्वेश्चन को किस हद तक इंटरप्रेट किया है। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को फुली इंटरप्रेट किया है तो क्वेश्चन में हेडिंग, सब हेडिंग उसी सीक्वेंस में, उसी तरीके से, उसी लाइन में आएंगी जिस तरीके से डिमांड है क्वेश्चन की। सारे पॉइंट्स नहीं, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। मैंने तो सारे आपके इंफॉर्मेटिव के लिए बनाए, मैंने तो सारे आपके इंफॉर्मेशन, मैं आपको दायरा खोलना चाहता हूं कि कैसे सोचा जाता है।
ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं देंगे, मैं बताऊं सच बात, ये क्वेश्चन आपको नकल नहीं कराने के लिए है. दीज क्वेश्चंस आर जस्ट टू गाइड यू कि हाउ टू रीड द बुक, how to think on the topic, and how to include the points from your mind. There is a lot of flexibility. Even you can write another points other than these. मैं तो ये भी नहीं कहता कि यही पॉइंट होने चाहिए. मैंने यहाँ औरंगजेब का नाम लिया है, आप अलाउद्दीन खलजी का नाम ले सकते थे. मैंने यहाँ पाकिस्तान का नाम लिया है, आप म्यांमार का नाम, श्रीलंका का नाम ले सकते थे. मैंने यहाँ कश्मीर का नाम लिया है, आप असम का नाम ले सकते थे. मैंने यहाँ श्रीलंका का नाम लिया, आप यहाँ मालदीव का नाम ले सकते थे, सीरिया का नाम ले सकते थे, सऊदी अरब का नाम ले सकते थे, यूरोप में किसी देश का नाम ले सकते थे. मैंने म्यांमार का नाम लिया है, आप यहाँ थाईलैंड कर सकते थे, चीन कर सकते थे उइगर के केस में. अमेरिका का नाम लिया है मैंने, आप कोई और देश ले लिया, मतलब कुछ भी ले सकते हो. बहुत तो दो तीन ही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको हटाकर दूसरे भी ले सकते हो यार. इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, मगर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं. कमेंट कैसे लिखते हैं इस पे? ऐसे क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो नहीं लिखा. प्लीज अवॉइड इररिलेवेंट आंसरिंग और प्लीज अवॉइड वेग आंसर्स. प्लीज अवॉइड वेग आंसर्स. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. जहां ब्लैंक है वहां लिखना है प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. You will not be able to fetch marks in final UPSC if you will not attempt all the questions. So manage your time. This is also the comment. Manage your time to attempt all the questions. ठीक है? नो खाली पे मार्क्स क्यों दोगे? इंट्रो लिखा है ठीक. हाँ ठीक है, इंट्रो लिखा है, कंक्लूजन भी लिखा है, कंटेंट रिलेवेंट है तो चैरिटी मार्क्स एक. कंटेंट का चैरिटी मार्क्स होता है, कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, आगे बढ़े. देखो 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 देखो, डिस्कस. भाई साहब, क्वेश्चन को डिस्कस करा है, आपको डिस्कस करने का किसी ने मतलब अधिकार दे दिया? हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लेट अस डिस्कस दिस. डिस्कस करने के लिए हमने इतने पॉइंट्स बनाए, तो डिस्कस ऐसे करते हैं. अब ये बात पॉइंट्स में नहीं लिखनी थी, ये बात पैरा में लिखनी थी. हर बार पैरा चेंज हो सकता था, बट मुझे ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करने थे तो इसलिए मैंने पॉइंट्स बनाए. ठीक है, समझ में आया डिस्कस कैसे करते हैं? डिस्कशन का आंसर, डिस्कशन वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, समझ में आ गया? याद रहेगा फ्यूचर में. आगे बढ़े जनाब. क्वेश्चन नंबर 4. वनों के नियमन से आप क्या समझते हो? औपनिवेशिक दौर में इसका क्या उद्देश्य था? आज इसके उद्देश्य में क्या परिवर्तन आए हैं तथा इसके समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए. कितने क्वेश्चन है इसमें? क्या समझते हो एक, औपनिवेशिक दौर में उद्देश्य क्या था दूसरा, उद्देश्य में परिवर्तन तीसरा, और चुनौतियां चौथा. सर्च करो 4 हेडिंग है कि नहीं है. हैं तो ठीक, नहीं है तो. अब यहां हेडिंग कम है या ज्यादा है, इसी हिसाब से आप कमेंट करोगे. यू हैव नॉट इंटरप्रिटेटेड द क्वेश्चन करेक्टली. प्लीज इंटरप्रेट योर क्वेश्चंस करेक्टली. या रीड द क्वेश्चंस थॉरोली. रीड द क्वेश्चन थॉरोली. दिस इज द कमेंट. अब हिंदी में मैं थोड़ा कमेंटिंग नहीं जानता. हाँ, नॉट अटेम्प्ट. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट योर आंसर्स या क्वेश्चंस. प्लीज अवॉइड, अब मतलब जो छोड़ना बोलते हैं ना, हिंदी में लिख सकते हो. ऐसा अवॉइड करें मतलब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी कर सकते. जिसको इंग्लिश में नहीं है कमेंट करना आ रहा, वो हिंदी में कर सकता है, बट गाली मत दे देना. गाली इन द सेंस वही नहीं होता, ये भी कर सकते हो गाली में. कॉपी दोबारा से लिख के दे, ये गलत तरीका है, ये भी गाली है भाई, ऐसे नहीं लिखा जाता. ये क्या बात है, ये क्या लिखा है, ऐसी कमेंट नहीं लिखनी कहीं भी.
कमेंट से पहले प्लीज जरूर डालोगे। अगर मुझे कहीं भी प्लीज वाली कॉपी मिल गई और कमेंट मिल गई तो फिर मैं कमेंट कौन सी कसूंगा, ये बात देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े जनाब। अरे डेफिनेशन तो लिखो, बता दी डेफिनेशन। वन विनियमन क्या था? व्हाट वन विनियमन मीन्स, ये है वनों को सरकारी संपत्ति घोषित करके इसके प्रयोग के संबंधों में नियमों को बनाना। ये है वनों का विनियमन की डेफिनेशन, सिंपल सी, जिसे आप अपने वर्ड्स में भी कह सकते थे, वनों को रेगुलेट करना। वही मतलब कहना करना था। आगे बढ़े जनाब। औपनिवेशिक दौर में वनों के विनियमन का उद्देश्य क्या था? दिस इज द हेडिंग। आंसर, आर्थिक दोहन, लकड़ी चाहिए, ककड़ी चाहिए, जो भी चाहिए। आदिवासियों पर नियंत्रण, क्षेत्र का विस्तार, मतलब रूलिंग एरिया है ना, उसको विस्तार करना है। ये क्षेत्र का विस्तार उस संदर्भ में, मतलब रूलिंग एरिया बढ़ाना था। आगे बढ़े जनाब। चुनौतियां क्या थी? स्टॉप कराऊं? ज्यादा जल्दी जल्दी ना करें जनाब, थोड़ा सा धीमे धीमे करें, शिकायत आ रही है। समझ में आ रहा है? अब पीछे करवाऊं, थोड़ा सा बैक मारो। ठीक है, अरे आंसर नहीं लिखना उसकी कॉपी में, ये पीपीटी आपको मिलेगा पर्सनली, आपके फोन में आ जाएगा। पिछली वाला पीपीटी नहीं आया? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, मतलब होगा कुछ नहीं कर पाया हूं या भूल गए हूं। हर पीपीटी आपके पास पहुंचेगा, हर पीपीटी। तो आप अपने आंसर को दोबारा भी लिख सकते हो बैठकर। ये सब चीजें यहाँ थोड़ी ना, इतना फिर हम एक ही पीपीटी तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ जरा, उस पर्पज के लिए नहीं है पीपीटी। चुनौतियां क्या थी? अवैध व्यापार होता था, असक्षम राज्य था, सीमित जन भागीदारी, कच्चे माल की आवश्यकता, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई कृषि योग्य जमीन, आवासीय जमीन, परिवहन विकास हेतु नदी अभियान, मतलब नदी जोड़ो अभियान के तहत चाहिए हमें। वन विनियमन के ये चैलेंज हैं अभी। आगे बढ़े जनाब। पांचवा, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए विश्व में लोकतंत्र की नींव रखने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालना है पहले, फिर दुनिया में लोकतंत्र की नींव रखने में इसकी भूमिका क्या रही उस पर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। ठीक है, आगे बढ़े। राजनीतिक कारण देखिए जनाब, फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजनीतिक क्या क्या थे पीछे, 3 हेडिंग में लिखने ये कारण। कारण कितनी हेडिंगों में लिखने? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। नहीं है मेंशन करो कि ये चीज नहीं है। राजनीतिक कारणों में लिखो, खाली राजकोष था, युद्ध हुए थे, शानो शौकत पर खर्चा ज्यादा था, फिजूल खर्ची ज्यादा थी। आगे बढ़े जनाब। अमेरिका को युद्ध में मदद देने से अपना पैसा खर्च किया फ्रांस ने, कर्जा ज्यादा हो गया था, करों में वृद्धि कर दी लोगों को, तो लोगों को वजन बढ़ गया। सामाजिक कारण पीछे पीछे जनाब। सामाजिक कारण में यहाँ एक फिगर आएगा जो यहाँ ये आ गया, ये फिगर था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये राइट्स ज्यादा थे, इनको प्रिविलेजेस थे, इनको सारा काम करना पड़ता था, इनको टैक्स देना पड़ता था, यही रोल में नहीं थे। तो ये सब्जुगेटेड पीपल थे, थर्ड स्टेट के लोग, यही पॉपुलेशन में भी ज्यादा थे, इन्हीं ने रिवॉल्यूशन किया था। तो दिस क्लास डिवीजन लेड टू रिवॉल्यूशन। Why? Because it was discriminatory in nature. It was system of perpetually discrimination. Perpetually discrimination. It was system of perpetually discrimination. आगे बढ़े जनाब। आर्थिक कारणों में देखिए, उत्पादन बहुत कम था, प्रोडक्शन लेवल, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, मजदूरी कम थी, आय अंतराल ज्यादा था, सूखा ओले पड़े, पैदावार घट गई, जीविका संकट पैदा हो गया था।
ये कुछ आर्थिक कारण थे इमीडिएट कॉजेस के तौर पे जो रिवॉल्यूशन को रीच किया। आगे बढ़े जनाब। कुछ बौद्धिक कारण भी थे, ये हेडिंग भी आना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फ्रांसीसी क्रांति आगे न बढ़ सकती थी, न शुरुआत हो सकती थी। जनाब, लॉक ने क्या कहा? राजा के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी उसने। He has challenged the divine rule of kings। फ्रांसीसी के राजा 16 तक, लुई 16 मतलब खानदानी परंपरा बना ली थी। समझते थे राजे कि हम ही अधिकार रखते हैं रूल करने का, किसी और इंसान को रूल करने का कोई अधिकार नहीं है और हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। यह बात लॉक ने चैलेंज की। चैलेंज ने कहा कि लॉक ने कहा कि आप अकेले नहीं हो जो रूल करोगे, एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू रूल, एवरी इंडिविजुअल हु हैव रूल्ड बाय अदर्स कैन रूल अदर्स। दिस वाज सेड बाय लॉक। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हाँ हाँ हाँ, दार्शनिक कारण भी कह सकते, फिलोसॉफिकल कारण भी कह सकते, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। आगे बढ़े। विश्व में भूमिका क्या रही संविधान निर्माण में, लोकतंत्र लाने में, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का रोल इन द वर्ल्ड। देखो जनाब, संविधान की शुरुआत दुनिया में लगभग तभी से हुई है। हालांकि गणराज्य की शुरुआत तभी से हुई है। मौलिक अधिकारों की जो इनकलकेशन है, फंडामेंटल राइट्स का, वो भी फ्रांसीसी क्रांति ने दिया। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का जो हमारे संविधान में प्रस्तावना में वर्ड्स हैं, वो भी फ्रांस से ही लिए गए हैं। याद हैं? आगे बढ़े। ये चुनाव शुरू हुए तभी से, मताधिकार आया, तार्किक कानून आए। आगे बढ़े। यही थे बस। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। रूसी क्रांति के विभिन्न चरणों को कारणों सहित व्याख्या करना है। रूसी क्रांति जो हुई वो एक चरण में नहीं हुई थी। कभी 1905 में हो रही है, फिर 17 में हो रही है, फिर अक्टूबर में हो रही है, फिर मतलब 3-4 चरणों में हुई है। उन चरणों में, विभिन्न चरणों में विभिन्न कारण थे, अलग अलग चरणों में अलग अलग कारण थे। तो अब इस आंसर की डिमांड क्या है? उन चरणों की पहचान करना कि कितने चरण थे और उन चरणों में क्या क्या कारण थे, सेपरेटली बताना है। दिस इज द डिमांड ऑफ द आंसर। ठीक है। आंसर जब आप चेक कर रहे हो ना, तो यही चीज चेक करोगे। मतलब जो बच्चे ने कारण लिखे हैं, वो कारण अलग अलग चरणों के हिसाब से लिखे हैं कि नहीं लिखे। ऐसा तो नहीं है पहले चरण वाला कारण तीसरे का चरण में लिख दिया, तीसरे चरण का कारण पहले चरण में लिख दिया। तो इसके लिए आंसर की डिमांड क्या है? चरणों का अलग अलग सेपरेशन, अलग अलग बंटवारा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया है तो लिखो कमेंट, यू हैव नॉट इंटरप्रिटेटेड द क्वेश्चन कंप्लीटली, प्लीज रीड द क्वेश्चन थॉरली बिफोर अटेंशन। लिख दो कमेंट। अरे ये किसी ने नहीं लिखा, मुझे पता है, लिखो कमेंट, सबको लिखनी है, चेहरे मत देखो। किसी ने नहीं लिखा ये 3 चरणों में हिसाब से। नो स्टूडेंट हैज बीन अटेम्प्टेड दिस लाइक दिस, यू हैव अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन ही नहीं है कॉपी में। अरे कहीं और होगा, देख लो, आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं, पीछे होगा। मिला? ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से आपको कमेंटिंग करनी है। ठीक है। आंसर 1904 तक क्या कारण थे? 1904 तक क्या सिचुएशंस थी, क्या कारण थे? ये कुछ सिचुएशन थी क्रांति के। 1905 में जो क्रांति हुई उसके पहले सिचुएशन या कारण ये थे। इन कारणों से बात हुई। क्या था? मजदूर 85% एग्रीकल्चर में लगे थे, उद्योग बहुत कम थे, विदेशी निवेश तेजी से बढ़ने लगा। आगे बढ़े जनाब। निजी संपत्ति चंद हाथों में सिमट कर रह गई थी, न्यून मजदूरी थी, औसतन 15